Good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. So, we are here with today's The Hindu analysis of 22nd January 2022. Our first news is related to transport sector, related to infrastructure sector. It also covers transport as well. See, what is in news? News में एक नई चीज़ आई है कि जो यूनियन हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है रिलेटेड टू विच वर्क रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने बोला है कि हम एक ऐसी स्कीम लाने वाले हैं, समथिंग इज प्रपोज्ड, जिसमें क्या होगा, लोग जो हैं पीपल दे वुड बी एबल टू इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, रोड्स हो या और एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें डायरेक्ट पीपल इन्वेस्ट कर पाएंगे। अभी वहाँ पर कैसे फंडिंग होती है, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और दे आर वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर प्रोजेक्ट्स होंगे तो यू कैन इमेजिन कितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए फंडिंग मोबिलाइज करना इज अ बिग इशू। फंडिंग मोबिलाइज करना इज अ बिग इशू। तो यहाँ पर एक नई चीज लाई गई है। द न्यूज इज दैट पीपल कैन soon invest directly in infrastructure projects and your investment would attract higher interest or return per year as compared to deposit insurance. See what happens is, आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है, ठीक है, जैसे आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स होती है वो इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट में काम आती है। हाउ सेविंग इज व्हाट, पूरा हम मैकेनिज्म समझेंगे अच्छे से। सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स आर दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, दिस इज इनकम। आपकी किसी की भी इनकम जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। जो आप कंजम्पशन के लिए पैसा रखते हो वो, और जब आप एक्सपेंडिचर नहीं करते हो तो आपकी इनकम का कुछ पार्ट बच जाता है, वो आपकी सेविंग कहलाती है। ओके, अब सेविंग जो आपने की, आपका एक्सपेंडिचर तो हो गया कंजम्पशन के लिए, जो सेविंग बची है उसका आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आप उसको घर पे रख लोगे, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उसको घर पे रखोगे। अगर आपने उसको घर पे रखा तो उससे इकोनॉमी का फायदा नहीं है और आपको भी फायदा नहीं है। आपको फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके घर में सेविंग होगी, पहली बात तो उस पर रिस्क होगी। किस चीज़ की रिस्क होगी? चोरी होने की, है ना। लेकिन मम्मियाँ हमारी जो गेहूं के डब्बे में, चीनी के डब्बे में घुसा घुसा के पैसे रखती हैं, तो वो भी सेविंग है। बट उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? एक तो चोरी हो सकता है, वो भी चोरी हो सकता है ना। दूसरी चीज, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। यही पैसा अगर आप बैंक में रखते हो, बैंक में आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने पे एक इंटरेस्ट रेट मिलती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस पैसे को बैंक में रखा और बैंक में आपको उस पर 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 to 6%, तो यू आर इन बेटर पोजीशन। बैंक में पहला तो ये रिस्क खत्म हो जाएगी, पैसा चोरी नहीं होगा, ठीक है, अगर बैंक नहीं लूटा जाता है तो इन केस तो रिस्क नहीं होगी, चोरी होने का कोई डर नहीं है। दूसरा, आपका पैसा जो है वो एक एसेट बन जाएगा। एसेट क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो आपको अर्निंग दे रहा है ना। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि बैंक में भी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उससे हम ज्यादा इंटरेस्ट आपको देंगे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 to 6% मिल रहा है, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सपोज 12 to 15% और 13% इंटरेस्ट रेट आपको एनुअल मिलेगा। हर साल का जो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पैसा जो आपका घर में पड़ा होता या जिस पे आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलती, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज व्हाट, डिपॉजिट इंश्योरेंस, आप जो बैंक में पैसा जमा कराते हो उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो उसकी बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। सो इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविक सोसाइटी और द पब्लिक, राइट। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को ये फायदा है, गवर्नमेंट को लोन नहीं लेना पड़ेगा। किससे? बैंक से, इकोनॉमी से, है ना। प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, वो कम करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए। सो दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। सो दैट्स व्हाई इट इज न्यूज, इट इज न्यूज। अब इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट ये हो सकते हैं कि एक तो फाइनेंस पूल बढ़ जाएगा, यानी जो फंड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ज्यादा अगर लोग पैसा देंगे तो जो फंड होना था वो प्रॉपर इकट्ठा हो पाएगा। Huge finance pool for that particular infrastructure project. Another thing is reducing crowding out effect.
In economics, there is a phenomena called as crowding out effect. Crowding out effect क्या होता है? गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को, गवर्नमेंट के पास जब एक्सपेंडिचर करने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है। बोरो किन सोर्सेज से करती है? दो सोर्सेज से बोरो करती है। गवर्नमेंट दो सोर्सेज से बोरो करती है। एक तो आरबीआई से, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, दूसरा किससे करते हैं? मार्केट से। ओके, आरबीआई से जो पैसा गवर्नमेंट बोरो करती है वो क्या होता है? उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है आरबीआई के पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसके अगेंस्ट में नई करेंसी प्रिंट करवाती है। लेकिन ये जो काइंड ऑफ बोरोइंग है, इसको फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003-4 के तहत बैन कर दिया गया है। इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इकोनॉमी पे, इतने ज़्यादा कि इट अफेक्ट्स इवन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन एफआरबीएम एक्ट में ये कहा गया है कि इफ एनी एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइजेस देन गवर्नमेंट कैन बोरो टू आरबीआई, बट इन नॉर्मल सिचुएशन यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ बोरोइंग एंड शिफ्ट टू व्हाट? मार्केट बोरोइंग। लेकिन मार्केट बोरोइंग के भी कुछ इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, बट इन रिलेशन टू आरबीआई बोरोइंग इसकी कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होती है, इसलिए इट इज प्रिफर्ड। अब मार्केट बोरोइंग जब गवर्नमेंट करती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड करना है, अपनी डेफिसिट फाइनेंस करनी है, एक्सपेंडिचर करनी है, रेवेन्यू तो चाहिए। अगर दूसरे सोर्सेज से रिसीट्स नहीं आ रही हैं तो कहीं से कहीं से लोन लेके गवर्नमेंट फंड करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को तो रोकेगी नहीं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने मार्केट से बोरो किया। अब मार्केट से जो बोरो किया, मार्केट से किससे बोरो करेगी? बैंक्स, ठीक है, बैंक्स के थ्रू या बॉन्ड्स इशू करके, है ना, ऐसे गवर्नमेंट ने बोरो किया। अब ये जो मार्केट में पैसा था, ये जो पूल था जिसमें से गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, सपोज इतना बोरो कर लिया, तो पूल कितना बचा? दिस मच ओनली। इससे क्या हुआ? जो आधा शेयर बचना चाहिए था वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने का स्कोप कम बच जाता है। इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट, यानी ये जो एक्स्ट्रा फंड अगर प्राइवेट बोरोवर्स कौन? कंपनीज, हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टर्स, हम भी तो मार्केट से बोरो करेंगे, हम तो आरबीआई से कर नहीं सकते। गवर्नमेंट तो फिर भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आरबीआई से कर सकती है बोरो, हम तो आरबीआई से डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकते ना, हम तो कमर्शियल बैंक से करेंगे, मार्केट से बोरो करेंगे। तो हमारे लिए जो पूल था ये अब कम बचा है, आधा ही पूल हमारे पास बचा है। हमारे पास जो रिसोर्स था वो कम हो गया लोन लेने का। अब ये कम हो गया तो इससे क्या होगा? कम अमाउंट है जो बैंक्स लोन दे सकते हैं, कम फंड बचा हुआ बैंक्स के पास। सपोज ये एक अमाउंट था, है ना, इसमें से गवर्नमेंट ने ले लिया, अब इतना ही बचा है, ठीक है, अब इतना ही बचा है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि उनको भी जहाँ इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, हाउसहोल्ड्स को, वो भी लोन लेके ही करेंगे। तो बैंक्स क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। कौन सी इंटरेस्ट रेट? जिस पे ये लोन देना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो यू नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इन्वेस्टमेंट में इनवर्स रिलेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, लोन कम लेंगे लोग और इन्वेस्टमेंट कम होगा। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये जो शेयर हमारे पास मार्केट में कम बच जाता है गवर्नमेंट के बोरो करने के कारण, इससे पूरा एक चेन रिएक्शन बनता है, वो भी हम देख लेते हैं। अब क्या होगा? ज्यादा लोग लोन लेना चाह रहे हैं और लोन देने का जो अमाउंट बचा है बैंक्स के पास मार्केट में वो कम बचा है, तो बैंक्स क्या करेंगे? ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज होंगी तो लोग लोन कम लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन कम होगा, फाइनली जीडीपी कम होगी, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इससे क्या होगा? हमारी जो पॉसिबल इनकम या एक्टिविटी हो सकती थी ये क्राउड आउट हो गई। क्या हो गई? क्राउड आउट हो गई। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये जो नई स्कीम आई है इससे क्या बेनिफिट होगा? नई स्कीम से बेनिफिट होगा कि ये जो एडवर्स इम्पैक्ट होने थे क्राउडिंग आउट इफेक्ट की वजह से वो नहीं होंगे, वो अवॉइड हो पाएंगे या मिनिमाइज हो जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि जब पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी तो पब्लिक को भी फायदा और गवर्नमेंट को भी लोन कम लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट मार्केट से लोन कम लेगी तो वो जो पूल है वो बड़ा बचेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स वुड बी अवेलेबल विद बैंक्स टू ग्रांट लोन्स फॉर प्राइवेट सेक्टर बोरोवर्स, राइट, इन्वेस्टर्स, हाउसहोल्ड सेक्टर, उन सब के लिए ज्यादा बचेगा। तो इट वुड रिड्यूस क्राउडिंग आउट इफेक्ट, राइट। और फिर वो जो पैसा बचेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर्स की भी डिमांड पूरी हो जाती है तो उसका यूज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी किया जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस देती है बैंक्स को। गवर्नमेंट मतलब कौन देगा? आरबीआई देगा। आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, है ना, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, वही रेगुलेट करता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कुछ गाइडलाइंस दी जाती है बैंक्स को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आप उनको कम इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा लोन दो। ऐसी प्रायोरिटीज बनाई जाती हैं और गाइडलाइंस दी जाती है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको किस किस सेक्टर को लोन देना है। वो कब हो पाएगा? जब लोन अमाउंट बचेगा देने के लिए, राइट। सो ये भी हो सकता है। इससे क्या होगा? हमारा जो सेक्टोरल मिसमैच है डेवलपमेंट का वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, राइट। Another benefit would be reduction in public debt. पब्लिक डेट क्या होता है? गवर्नमेंट के ऊपर जो लोन होता है, राइट। पब्लिक डेट मतलब जो पब्लिक पे है वो नहीं है। पब्लिक डेट क्या है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने जो लोन ले रखा है, तो गवर्नमेंट पे जो नेट लायबिलिटीज होती है उनको पब्लिक डेट बोलते हैं। दूसरा, बेटर फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छा होगा। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन, फिस्कल हेल्थ अच्छी होती है, which is reflected by some indicators like fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit, etc. फॉर एग्जाम्पल, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, यानी गवर्नमेंट को जो स्पेंड करने का बर्डन है वो ज्यादा है लेकिन रिसीट्स कम मिल रही है गवर्नमेंट को, तो कहाँ से गवर्नमेंट स्पेंड करेगी? उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग भी बोला जाता है। जितना फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट होता है उतनी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, राइट। तो बोरोइंग करेगी तो पब्लिक डेट बढ़ेगा। लेकिन अगर ये फिस्कल कंसोलिडेशन होगा यानी उतना बोरोइंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, एक्सपेंडिचर तो ज्यादा है लेकिन रिसीट्स भी आ रही हैं, तो क्या होगा? जब लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, गवर्नमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, पब्लिक डेट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये इस न्यूज के बारे में आया था। दिस इज द बेनिफिट। ऐसा क्रिटिकल एनालिसिस आप लिख सकते हो, ऐसे में लिख सकते हो, मेंस में लिख सकते हो, कितने फायदे होंगे इकोनॉमी को, राइट। अनदर न्यूज इज ईरान एप्पल पेस्ट। अभी न्यूज में क्या है? ईरान से कुछ इलीगल जो है एप्पल हमारे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इलीगली क्यों? क्योंकि वो डंप कर रहे हैं। डंपिंग क्या होता है? चीपर रेट पे, चीपर प्राइस पे किसी कंट्री में अपने सामान को बेचना, मार्केट कैप्चर करने के लिए, जैसे चाइना करता है। चाइनीज जो मार्केट हमारे यहाँ डेवलप हुआ है, हमारे डोमेस्टिक गुड्स का कंपटीशन किसके साथ चल रहा है? चाइनीज गुड्स के साथ। कंपटीशन क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके गुड्स की क्वालिटी भले ही अच्छी हो ना हो, प्राइस कम है, तो हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं? सस्ते में माल मिल जाएगा, जब तक चलेगा चल जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग। ईरान में डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के जो एप्पल हैं, ईरान के एप्पल, वो इलीगली या चीपर प्राइस पे हमारे यहाँ इंपोर्ट किए जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए डीलर्स ने मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है। डीलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, जो हमारे एप्पल ऑर्गर्स के मेन सेंटर्स हैं इंडिया के। क्यों? क्योंकि इन एप्पल्स में कुछ पेस्ट मिल रहे हैं। पेस्ट मतलब कुछ इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे कीड़े पाए जा रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो अगर स्प्रेड होते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एप्पल्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम खुद क्या कंज्यूम करेंगे, हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? इट वुड बी वेरी डिवास्टेटिंग इन नेचर। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। एप्पल डीलर्स फ्रॉम कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड हैव आस्क्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सी मिनिस्ट्री कंसर्न है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिनको इन्होंने लेटर लिखा है टू स्टॉप the illegal sale of Iranian apples which are spreading apple pest affecting legally produced apples, sorry locally produced apples। हमारे यहाँ के एप्पल्स को ये अफेक्ट कर रहे हैं। अब कंसर्न क्यों है? क्योंकि अगर किसी पेस्ट को हमने नहीं रोका तो वो हमारी सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। इससे कौन कौन अफेक्ट होगा? अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पहले ही हमारे यहाँ फार्मर्स की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर उनकी क्रॉप और डिस्ट्रॉय हो जाती है, फार्मर की इनकम रिड्यूस हो जाएगी। अनदर थिंग इज फ्रेश फ्रूट इंडस्ट्री का जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमारे लिए, जब डोमेस्टिक कंजम्पशन की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो हम सरप्लस कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होगा तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, राइट। एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन एप्पल्स वुड फॉल। एक्सपोर्ट हम तभी करते हैं जब हमारे यहाँ डिमांड पूरी हो जाए उस प्रोडक्ट की। अगर हमारे यहाँ उस प्रोडक्ट की डोमेस्टिक डिमांड ही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको सीधा एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगा ना।
ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, तो पहले हमें अपनी डिमांड पूरी करनी है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो दोनों चीज़ें अफेक्ट हो जाएगी, राइट। ये न्यूज़ में है। ऐसे ही एक पेस्ट का नाम काफी न्यूज में रहा था, कीवी जो फ्रूट होता है ना, ऐसे नाम में यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, आपको दे देंगे नाम, पूछेंगे रिसेंटली दिस वर्ड वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। जैसे बीटी कॉटन के लिए आता है, बीट की जो जेनेटिक वैरायटी उसके लिए जो नाम आपने देख लो, फैंसी वर्ड्स हैं, ये आते रहते हैं एग्जाम में ना। तो ये नाम था एक, इसका नाम है एसपी डायोटस नेली। क्या नाम है? ASPDICOS नेली, एसपी डायोटस नेली। इट इज बेसिकली एक कीवी फ्रूट का पेस्ट था, जो कीवी होता है ना, उसमें ये पेस्ट लग गया था, कीड़ा लग गया था, तो ये बहुत ज्यादा उस टाइम न्यूज में था। ये भी ईरान से ही आया था, ये भी ईरान से ही आया था, और इसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया। तो अगर हमारे एप्पल्स में वो पेस्ट आ गए, क्योंकि यहाँ एप्पल आ रहे हैं, तो सारी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, राइट। इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर इंडियन फ्रूट इंडस्ट्री। अब इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेंस में आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडिया में भी पेस्ट होते हैं, है ना, तो उस सेक्टर में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए व्हाट कुड बी द मेजर्स, यू मस्ट नो कि हम क्या सजेशन दे सकते हैं आंसर्स में, राइट। फर्स्ट सजेशन है, हम क्या यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए? पेस्टिसाइड्स जो उनको मार देते हैं, राइट, पेस्टिसाइड्स। अनदर थिंग इज बायोलॉजिकल मेथड्स, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब एक नया पेस्ट इंट्रोड्यूस कर दो जो उनका प्रेडेटर हो, है ना, मतलब वो जो पेस्ट है, सपोज एप्पल में कोई पेस्ट लगा हुआ है, उसका प्रेडेटर इंट्रोड्यूस कर दो उस एरिया में जो उनको खाता हो, तो उससे वो खत्म हो जाएगा, तो दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। अनदर थिंग इज कल्चरल टेक्निक। कल्चरल टेक्निक मतलब जो प्लॉइंग होती है, सोइंग होती है, उसमें हम क्या करें, सपोज कोई ऐसा कीड़ा अगर किसी क्रॉप में लग जाता है जो सनलाइट से जिसको प्रॉब्लम हो, सनलाइट से वो मर जाए, तो आप क्या करोगे, प्लॉइंग कर दो ताकि वो सनलाइट में एक्सपोज हो जाए। अब वो एक्सपोज हो जाएगा तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो दैट कुड बी सम मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट। लेकिन यहाँ ये क्यूरेटिव मेजर्स हैं, ठीक है, क्यूरेशन पे, क्योर पे हमको बाद में जाना है, पहले हमको मिटिगेशन और प्रिवेंशन भी ध्यान रखना है। इससे पहले कि सिचुएशन इतनी वर्स हो जाए कि हमको ये सारे मेथड्स करने पड़े, उससे अच्छा है कि हम ये एंश्योर करें कि पेस्ट बढ़े ही ना, राइट। दैट वाज इन न्यूज़। अनदर थिंग इज, जैसे 21 जैन के एनालिसिस में हमने देखा था, आईएएस या ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कार्डर रूल्स अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, उसमें नए नए ओपिनियन आ रहे हैं। उस क्लास में हमने समझा था क्या क्या चीज़ है, क्या मैकेनिज्म है। अब आज के पेपर में कुछ नए ओपिनियंस आए हैं इससे रिगार्डिंग, वो हम कवर कर लेते हैं। जो भी नए इंपॉर्टेंट ओपिनियंस आएंगे, विल बी कवरिंग एवरीथिंग, ऑलराइट। सो न्यू एग्रीमेंट इन रिलेशन टू प्रपोज चेंजेस इन एआईएस रूल्स। सी, पहला ओपिनियन जो निकल के आ रहा है वो ये कह रहा है कि स्टेट वाइज जो डिस्पैरिटीज हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे, है ना, वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है। अब कुछ लोग इसके फेवर में बोलेंगे, कुछ अगेंस्ट में बोलेंगे। तो जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें रिक्वायरमेंट अगर 240 ऑफिसर्स की है तो 13 ही भेज रहे हैं सेंट्रल डेपुटेशन पे। तो स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा है, सेंट्रल डेपुटेशन पे काम कौन करेगा? तो ठीक है, ये सही है, प्रोपोनेंट्स ऐसा कह रहे हैं, ऑलराइट। Second point is very few officers are sent in comparison to the required numbers. Another same argument कि बहुत कम ऑफिसर्स भेजे जाते हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे, तो वहाँ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। Therefore, the required numbers leading to shortage of manpower. वहाँ पे मैन पावर की कमी आ रही है, वैकेंसीज इतनी बढ़ रही है, काम कैसे होगा डिपार्टमेंट्स में, राइट। Now there is some figure mentioned here. Actual mandated reserve जो है वो रिड्यूस हो गए हैं 69% इन 2014 टू 30% 2021। 2014 में जितना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती थी कि इतने ऑफिसर्स की हमको जरूरत है, उसमें से करीब 69% स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर रही थी, तो उतना शॉर्टेज नहीं क्रिएट हुआ था इन 2014। लेकिन व्हाट हैपनिंग इज 2021 आते आते दिस परसेंटेज इज रिड्यूस्ड टू 30% ओनली। यू कैन इमेजिन 30% हो गया, यानी कितना कम हो गया डेप्यूटेशन। तो जब इतना कम हो गया होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो गई होंगी, राइट। सो दिस इज वन ओपिनियन। अनदर थिंग इज यूनियन गवर्नमेंट शुड एड्रेस। अब कुछ लोग हैं जो बीच का रास्ता भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है आप अमेंडमेंट करना चाहते हो वो भी सही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का और ऑफिसर्स का ये भी कहना सही है कि आप क्या करो, ये जो प्रॉब्लम है, रिलक्टेंस है जिसकी वजह से ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पे नहीं जाना चाहते, उसी को सॉल्व कर दो ना, तो दोनों का सोल्यूशन निकल जाएगा।
भाई स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब वहाँ जो डेप्यूटेड है, वो सेंट्रल में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको कम रैंक पे काम मिलेगा, तो आप उसको सॉल्व कर दो, राइट? यूनियन गवर्नमेंट शुड एड्रेस रिलक्टेंस ऑफ केपेबल सिविल सर्वेंट्स, दे आर वेरी मच केपेबल, सिविल सर्वेंट्स बहुत केपेबल होते हैं, उनको आप एकदम लो रैंक दे दोगे तो वो कैसे काम करेंगे? टू बी डेप्यूटेड अवे फ्रॉम स्टेट्स बिकॉज ऑफ टॉप डाउन कल्चर, दिस इज टॉप डाउन कल्चर, इट इज नॉट टाउन, इट इज टॉप। मतलब आप इतनी ऊंची पोस्ट से आपको हटा के एकदम नीची पोस्ट दे दी, तो इस टॉप डाउन कल्चर की वजह से दे आर रिलेक्टेड टू बी डेप्यूटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस इशू को ही सॉल्व कर दो तो दोनों का काम हो जाएगा। कुछ सजेशन ऐसे भी निकल के आ रहे हैं, ये भी बात सही है ना, जो प्रॉब्लम है उसको आप डायरेक्ट हिट करो, राइट? सो दैट वाज अबाउट टुडेज ओपिनियन। इस सिचुएशन में ये जो अमेंडमेंट्स अभी प्रपोज किए गए हैं, इस चीज में रोज कुछ ना कुछ ओपिनियन आएंगे, है ना, तो उसको हम देखेंगे। अगर कोई ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है तो विल बी कवरिंग इट। ऑलराइट, अनदर थिंग इज बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व। बांदीपुर एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये न्यूज में क्यों है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर। सी न्यूज में क्यों है? क्योंकि टाइगर सेंसस होने वाला है, दोनों में टाइगर सेंसस होने वाला है। टाइगर की पॉपुलेशन को जो कैलकुलेट करता है सेंसस, वो होने वाला है एज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर एस्टिमेशन। ये सिर्फ टाइगर सेंसस नहीं है, और भी जो बड़े हर्बीवोर्स एनिमल हैं उनका भी सेंसस होगा। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स जो नेचर पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, जो घास फूस वगैरह खाते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। अब टाइगर किस पर डिपेंडेंट है? हर्बीवोर्स पे, क्योंकि टाइगर इनको खाते हैं, हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, राइट? तो टाइगर इनको खाते हैं, तो टाइगर की पॉपुलेशन के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन जानना भी जरूरी हो जाता है। तो ये जो सेंसस है ये प्रॉपर क्या है? ऑल इंडिया टाइगर एंड मेगा हर्बीवोर सेंसस और एस्टिमेशन। इसको कंडक्ट कौन कराता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए करवाता है, ओके, एनटीसीए। अब ये क्या है? इट इज बेसिकली नेशन वाइड एनुमरेशन, इसमें पूरी कंट्री का एनुमरेशन होगा, सेंसस होगा कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन कितनी है, उससे हमको पता लगेगा कि उनका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं, राइट? सो ये बेसिकली 4 साल में एक बार होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रीलिम्स में आप ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं आपको। इट इज नेशन वाइड एनुमरेशन दैट इज हेड वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार होता है। और अभी जो होने वाला है ये 5th होगा सीरीज में। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 6 से स्टार्ट हुआ था, तो 6 से 4 साल 10, उसके बाद 4 साल 14, ठीक है, और उसके बाद 4 साल 18, और अब 4 साल अब होगा, तो दिस इज द 5th इन द सीरीज। ऑलराइट, नाउ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टाइगर सेंसस। ये टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ने एक ऐप डेवलप करवाया था जिसका नाम था एम स्ट्राइक्स। एम स्ट्राइक्स, इस पे ऐसे जो फैंसी वर्ड्स होते हैं, आई एम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली टेलिंग यू कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के। एम स्ट्राइक्स पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम स्ट्राइक्स। इफ यू डोंट नो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये क्या है। एम स्ट्राइक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो डेवलप किया था टाइगर्स की पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए, राइट? सो टू कलेक्ट दी डेटा रिलेटेड टू टाइगर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एम स्ट्राइक्स। अब देखो स्ट्राइक्स क्या होती है? टाइगर्स पे स्ट्राइक्स होती है, इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया है। मॉनिटरिंग, एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये किसको ट्रैक करता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। टाइगर्स के इकोलॉजिकल स्टेटस को ट्रैक करता है कि उनका क्या स्टेटस है, और उनके नंबर्स के बारे में डेटा प्रोवाइड कराता है। तो इससे हमको क्या होगा? एग्जैक्ट डेटा पता लगेगा। दैट इज अ रियली गुड इनिशिएटिव, एम स्ट्राइक्स। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, एम स्ट्राइक्स क्या है। अब क्योंकि 2 नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व न्यूज में हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड हैं, उनकी कौन सी स्पीशीज फेमस है, और वो उनके बारे में कुछ अगर पेक्यूलियर फीचर्स हैं तो वहाँ जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट इज नागरहोल टाइगर रिजर्व। दोनों में सेंसस होने वाला है, बांदीपुर में और नागरहोल में, ठीक है। तो पहले हम नागरहोल को कवर करते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्या नाम था? राजीव गांधी नेशनल पार्क। नागरहोल टाइगर रिजर्व का ही पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। ऑलराइट, नाउ सी दिस,
ऐसे भी क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। कोई अगर न्यूज़ में रहता है नेशनल पार्क, जैसे 2020 में डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आया था, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, उसमें ये पूछा था कि ये नेशनल पार्क 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो भले ही आपको नाम याद हो ना हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नेशनल पार्क एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, इसका मतलब कितना बड़ा होगा, तो इट इज़ सिग्निफिकेंट, राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ, ये जो नेशनल पार्क है ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ऑलराइट। ऐसे ही नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है। कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में है, लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है कर्नाटका के। इट कवर्स 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से? कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट। विच वन? कोडागु, KODAGU, कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ऑलराइट। एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बड़ी चेन का ये एक पार्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है, और ये टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर हुआ था? 1999 में इसको डिक्लेयर किया था एज 37th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, राइट। The Western Ghat cluster having all of this Nagarhul. वेस्टर्न घाट जो है ना हमारे, वेस्टर्न घाट सह्याद्री जिनको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो वेस्टर्न घाट क्या है? बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में। उनका जो बड़ा क्लस्टर है उसका एक ये पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और नागरहोल को वेस्टर्न घाट के साथ अगर हम मिला लें तो इस पूरे रीजन को यूनेस्को इज व्हाट? यूनाइटेड नेशंस Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO is considering this area to be declared as a World Heritage Site. क्यों? क्योंकि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, राइट। अब नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में ये जो लिखा हुआ है कि इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको डिक्लेयर कौन करता है? सेम ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को करता है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि यूनेस्को ने एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था, आपके नोट्स में आएगा आगे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बेसिकली इनका एम ये है कि हम सेपरेट तो कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन हैबिटेशन से सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वी कैन प्रोटेक्ट देम while ensuring their coexistence with human population, right? तो इनका बेसिक टारगेट क्या है कि बायोस्फीयर में जो इकोसिस्टम, अलग-अलग इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन इंश्योर करना और ह्यूमन के साथ इनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एज वेल एज बायोस्फीयर दे कोएग्जिस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम आएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते ये टेरिटरी एनिमल्स की, ये टेरिटरी मैन के, तो इन दोनों के बीच का रास्ता, इन दोनों के बीच में कोएग्जिस्टेंस इंश्योर करने का जो प्रोजेक्ट है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। उन एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं, एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है एंड इट इज पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, राइट। सो 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा बायोस्फीयर। नाउ सी दिस, ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है, अब क्योंकि इट इज इन न्यूज़, ये न्यूज़ में है, राइट, तो इसकी कुछ स्पीशीज टाइगर के अलावा जो फेमस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज, ये फॉरेस्ट में काफी रिच है, इट इज रिच इन फॉरेस्ट कवर। देन बंगाल टाइगर यहाँ पे काफी पाए जाते हैं, गौर यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। गौर एक बाइसन की प्रजाति होती है। इंडियन एलिफेंट्स भी मिलते हैं, लेपर्ड्स भी मिलते हैं, इंडियन लेपर्ड, और चीतल भी मिलता है। चीता नहीं, चीता बिल्कुल नहीं, चीता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, अब उनको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना चीतल और चीता में। चीतल इज व्हाट? एक डियर होता है टाइप का जिसपे स्पॉट्स लगे होते हैं, स्पॉटेड डियर होता है चीतल, है ना, तो वो भी यहाँ पे मिलता है। सांबर डियर भी यहाँ पे मिलता है, सांबर डियर। ये कुछ स्पीशीज हैं जो नागरहोल नेशनल पार्क की फेमस स्पीशीज हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। अनदर नेम वाज बांदीपुर नेशनल पार्क। नागरहोल के साथ साथ जहाँ पर ये सेंसस होने वाला है बांदीपुर, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटका में ही है, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है कर्नाटका। सो बांदीपुर इज इन कर्नाटका, वेरी फेमस नेशनल पार्क इट इज। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एस्टैब्लिश किया गया था 1973। प्रोजेक्ट टाइगर यू मस्ट बी नोइंग, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ
Nilgiri Biosphere Reserve. So you can imagine this Nilgiri Biosphere Reserve's importance, right? Project Tiger. And यहाँ पे जो स्पीशीज है, जो स्पीशीज पाई जाती है, काफी स्पीशीज सेम है जो नागरहोल में भी पाई जाती है, क्योंकि कर्नाटका के ही है दोनों नेशनल पार्क। एलिफेंट्स हो गए, डियर हो गए, सेम यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए अलग से यहाँ पर नहीं लिखे हुए। ऑलराइट, नोट यहाँ पे आपके लिए एक चीज मैंने लिखी हुई है, बांदीपुर इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बांदीपुर पे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, नागरहोल पे भी पूछा हुआ है, दोनों पे क्वेश्चन आ गए प्रीलिम्स में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इनका एम क्या होता है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, एयर, वाटर, तीनों टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं ना, लैंड होता है, एक्वेटिक होता है और एयर में होता है, राइट? तो इन तीनों काइंड ऑफ इकोसिस्टम में कोएग्जिस्टेंस इंश्योर करना है कि इन तीनों को साथ में कैसे डेवलप किया जा सकता है। सेपरेट करके तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन कोएग्जिस्टेंस से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको देखने की चीज है कि बायोस्फीयर का क्या मतलब होता है। ये एनवायरमेंटल पोर्शन का जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे आपकी क्लैरिटी होनी जरूरी है, राइट? जैसे बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर उस जोन को कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, है ना? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। सो दिस वेन डायग्राम शोज दिस इज बी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere reserve is what? A combination of land, air and water, that is lithosphere, hydrosphere which is water and atmosphere, air। इन तीनों का combination है तभी हम exist कर पा रहे हैं, तो animals भी तो इसी में रहते हैं ना। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं जहाँ पर they apply the integrated management approach of land, fresh and marine waters and other living resources. Their aim is also to improve the relations between people and their environment. लोग जो हम humans हैं, हमारा अपने environment के साथ जो relation है उसको और हमको cordial बनाना है, improve करना है। ये दो aim है किसके? Man and Biosphere प्रोग्राम के, और इसके तहत Biosphere Reserve establish किए जाते हैं। This section is very very important, हर साल ऐसे questions आते ही हैं prelims में। Now see this, हमने देखा था कि जो सेंसस होने वाला है टाइगर का, ये कौन कराएगा? एनटीसीए। एनटीसीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इसको कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी दे सकता है कि एनटीसीए वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनी अदर एक्ट, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एनटीसीए को किसके तहत एस्टैब्लिश किया गया है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो दैट वाज अबाउट द नेशनल पार्क्स एंड एनटीसीए। अनदर न्यूज आइटम इज होजेनक्कल प्रोजेक्ट। होजेनक्कल प्रोजेक्ट, HOGENAKKL, होजेनक्कल प्रोजेक्ट, ये न्यूज में है। ये प्रोजेक्ट हमारा इंडिया का ही है। कहाँ पर सिचुएटेड है? बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको बनाना चाह रही है ना, और अपोज कौन कर रहा है? कर्नाटका कर रहा है। सो दिस प्रोजेक्ट बिकम्स इम्पोर्टेंट क्योंकि ये न्यूज में है। कर्नाटका इज अपोजिंग, तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसको बना रही है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि कौन अपोज कर रहा है कौन बना रहा है। तमिलनाडु में इट इज प्रपोज टू बी बिल्ट और अपोज कौन कर रहा है? कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है। इसका एम क्या है? जो फ्लोरोसिस मिटिगेशन करना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। इसका एम क्या है? यू मस्ट बी नोइंग कि होजेनक्कल प्रोजेक्ट का एम क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना अपने पीपल को। क्यों? क्योंकि फ्लोरोसिस क्या होता है? जब वाटर में, हमने घरों में देखा होता है फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, वाइट वाइट जो जमने लग जाता है ना, तो फ्लोराइड के बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ पे, पर्टिकुलरली टीथ को ये अफेक्ट करता है, राइट? तो फ्लोरोसिस उस सिचुएशन को कहते हैं जब बहुत एक्सेसिव अमाउंट होता है फ्लोराइड का वाटर में, तो उसकी वजह से हमारे टीथ में डिसकलरिंग होने लग जाती है, डिसकलरिंग, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया। कावेरी रिवर पे ये एस्टैब्लिश होगा। रिवर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे एस्टैब्लिश होगा, कौन सी रिवर पे बनाया जाएगा? कावेरी रिवर। और कर्नाटका गवर्नमेंट क्यों इसको अपोज कर रही है? क्योंकि दोनों में शेयर होती है कावेरी रिवर। अगर ये लोग उसको बना लेंगे तो कुछ अमाउंट वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, जो अमाउंट शायद कर्नाटका गवर्नमेंट के पास जाना था वाटर का, तो वाटर सप्लाई वहाँ की अफेक्ट हो जाएगी, इसलिए वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तमिलनाडु गवर्नमेंट का, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको जापान का बैंक फंडिंग भी दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है डज दिस
this Hojenakal project is being funded with the help of, आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इफ यू नो दैट इट इज बीइंग फंडेड बाय जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो आप सही कर दोगे आंसर, ये याद रखना है, ठीक है। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कावेरी रिवर का पानी इसमें यूज किया जाएगा, कावेरी रिवर का। एंड एम क्या है कि तमिलनाडु के पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फ्लोरोसिस से अफेक्टेड है, यानी उनमें फ्लोराइड ज्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में। सप्लाई सेफ वाटर टू फ्लोरोसिस अफेक्टेड 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, धर्मपुरी एंड कृष्णनगरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, धर्मपुरी। अब ये जो प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जा रहा है ना, प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जा रहा है धर्मपुरी में ही एस्टैब्लिश किया जा रहा है दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, धर्मपुरी और कृष्णगिरी, तमिलनाडु के। ये फ्लोरोसिस अफेक्टेड एरियाज है, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग पानी पहुंचाना इस प्रोजेक्ट का एम है, राइट। अब फ्लोरोसिस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फ्लोरोसिस बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर टू फ्लोराइड। जब फ्लोराइड का कंजम्पशन इनटेक बॉडी में बढ़ जाता है तो ये सिचुएशन होती है। ये बेसिकली टीथ की डिसकलरिंग होती है, इसमें डिसकलरिंग होती है। और ये पर्टिकुलर कब होती है, जब हमारी लाइफ की जो फर्स्ट 8 ईयर्स होते हैं, लाइफ के जो फर्स्ट 8 ईयर्स होते हैं, इसका मतलब चिल्ड्रन इससे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर शुरुआत के 8 साल में हम उनको अच्छा पानी प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से, फ्लोरोसिस से बच सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट दैम, और वो हमारा एसेट है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना। दैट इज अ बेसिक एमिनिटी व्हिच गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टू देम, राइट। तो फर्स्ट 8 ईयर्स क्यों अफेक्ट करते हैं इसमें, क्योंकि ये जो लाइफ के पहले 8 साल होते हैं इसी में परमानेंट टीथ बन रहे होते हैं ह्यूमंस के। When most permanent teeth are being formed, इंसान में जो परमानेंट टीथ का डेवलपमेंट होता है वो लाइफ के फर्स्ट 8 ईयर्स में होता है, और उसी टाइम ये फ्लोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सोचा कि हम जो फ्लोरोसिस अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराएं ताकि हम इस सिचुएशन से बच सकें। So that was it for today's analysis. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।